हेलो एवरीवन, दिस इज किशन सिंह राठौड़। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन के लिए यहाँ पर आए। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, फिक्स प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस करेंगे। आपको पता है फिक्स प्रीपोजिशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन सीडीएस एग्जामिनेशन, क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशन के क्वेश्चन एरर में हो सकते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन यानी फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछते हैं, क्लॉज टेस्ट में क्वेश्चन पूछते हैं, और लास्ट सीडीएस में तो पूरा का पूरा एक अलग से इसका पोर्शन था जो कि था फिक्स प्रीपोजिशंस एंड डिटरमिनर्स का, जिसमें 10 क्वेश्चन आए थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं डिटेल में। जो जो इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस एग्जाम में आ सकते हैं उसके लिए हम बात करते हैं। तो पहले मैं किशन सिंह राठौड़ आपको इंग्लिश ग्रामर और कॉम्प्रहेंशन पढ़ा रहा हूं दोस्तों। क्रैक सीडीएस एफकेट सीएपीएफ विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, भारत के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर आप क्रैक कर सकते हैं अपना एग्जामिनेशन। जिसने अभी तक प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है दोस्तों, प्लस का सब्सक्रिप्शन जल्दी से ले लेना। यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। डेली लाइव क्लास होती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं यहाँ पर, यानी कि आपके एग्जाम में क्या चीजें आने वाली है, कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, उसको ध्यान में रखते हुए, आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कोर्सेज बनाते हैं इंडिया के बेस्ट और मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स। उसके बाद लेटेस्ट लाइव टेस्ट एंड क्विजेज हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपकी प्रैक्टिस होती है। नेक्स्ट है अनलिमिटेड एक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब एक बार जब आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं तो उस ड्यूरेशन के दौरान, यानी कि आपने अगर 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लिया है तो इस 6 मंथ्स में जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं वो सारे के सारे आप एक्सेस कर सकते हैं, सभी एजुकेटर्स के, एक से ज्यादा एजुकेटर्स। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है दोस्तों। ये आप लाइव भी ले सकते हैं और रिकॉर्डेड भी ले सकते हैं। ठीक है, कितनी भी क्लासेस आप उस ड्यूरेशन के दौरान ले सकते हैं। चलिए, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जिसके पास नहीं है जल्दी से इंस्टॉल कर लो, क्योंकि बहुत ही बेनिफिशियल है। क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? सबसे पहले आपको मिलती है फ्री लाइव क्लासेस, यानी ऐसी क्लासेस, लाइव क्लासेस एप्लीकेशन के ऊपर जो सभी के लिए फ्री होती है। ठीक है, इसके बाद यहां पर बहुत सारे सब्सक्रिप्शन थे, तो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, फ्री क्लास भी ले सकते हो। तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जल्दी से इंस्टॉल कर लो अपने मोबाइल में। मेरी भी रोज क्लास होती है। नेक्स्ट, अब फ्री कंटेंट को आपको कैसे अनलॉक करना है, कैसे फ्री क्लासेस लेंगे, तो इसमें स्टेप्स बताए मैं। सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लो, डाउनलोड कर लो। उसके बाद में आप लॉग इन करो अपने मोबाइल नंबर और मेल आईडी के साथ। नेक्स्ट स्टेप में आपको मेन्यू बटन पे प्रेस करना है, वहां पे आपको स्पेशल या फ्री क्लास के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा। मेन्यू बटन 3 बटन होंगे लेफ्ट में, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, वहां पर आपको स्पेशल या फ्री क्लास के नाम से ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपको चाहिए इनवाइट कोड, तो आप मेरा इनवाइट कोड यूज कर सकते हैं दोस्तों। RATHORE10 राठौड़ 10 इज माई रेफरल इनवाइट कोड। इसका यूज करने से आप किसी भी लाइव क्लास को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, ये सब स्टेप्स हैं, इससे आप ज्वाइन करेंगे क्विज, और क्विज देंगे, प्रैक्टिस करेंगे बहुत शानदार। उसके बाद टेलीग्राम ऐप हमारा है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक तो यही लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स, या आप इस चैनल को टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं, वाईफाई शौर्य आर्मी गवर्नमेंट। यहाँ पे सभी एजुकेटर की क्लास के नोटिफिकेशंस होते हैं, मेरी भी क्लास के सारे नोटिफिकेशंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है दोस्तों। ठीक है, चलो, ये हमारी जो सब्सक्रिप्शन की प्राइस है 24 मंथ्स की 14,080 रुपीज, 12 मंथ्स की 9,680 रुपीज, 6 मंथ्स की 7,920 रुपीज है। इन सारी जो सब्सक्रिप्शन प्राइस है इनमें 10% डिस्काउंट के लिए अगेन आप यही कोड यूज कर सकते हैं, चाहे तो RATHORE10 राठौड़ 10 इज माई रेफरल कोड। इससे आपको 10% का डिस्काउंट किसी भी फीस में मिल जाएगा, यानी जो 14,080 का था अब वो 10% डिस्काउंट के बाद 12,672 रुपीज का आपको हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, ये प्लस के बैच के बारे में है, प्लस का बैच जो चल रहा है। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में आंसर देंगे। ही वॉज जूनियर डैश मी इन कॉलेज एंड वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस देन। ठीक है दोस्तों, ये एक इन इसमें एक्स्ट्रा आ गया है तो उसको मैंने हटा दिया। चलिए आंसर करेंगे। वेरी इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये जो लैटिन एडजेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन है ये एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलता है। तो हम याद कर लेंगे दोस्तों, सीनियर, जूनियर, प्रायर,
पोस्टेरियर, ठीक है, सुपीरियर, इंफीरियर, ये जितने भी हमारे लैटिन एडजेक्टिव्स हैं, सीनियर, जूनियर, प्रायर, पोस्टीरियर, इंफीरियर, सुपीरियर, मेजर, माइनर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ठीक है, इसके अलावा प्रेफर और प्रेफरेबल, ये जितने भी लैटिन एडजेक्टिव है इन सब के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज होगा। हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? टू यूज होगा। तो यहां पर हमको पता है हमारा आंसर होना चाहिए टू। ही वॉज जूनियर टू मी, सीनियर टू मी, प्रायर टू दैट इवेंट, पोस्टीरियर टू दैट इवेंट, इन सब के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज होता है। ये बात हमेशा याद रखें, यहां से क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये सारी चीजें नोट करते जाओ, जो भी एक्स्ट्रा लिख रहे हैं यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेगुलर एक्सरसाइज इज कंड्यूसिव डैश हेल्थ। तो भैया कंड्यूसिव के साथ कौन सा प्रीपोजिशन होना चाहिए? इन, टू, फॉर या ऑफ। वेरी गुड, आंसर करेंगे, शाबाश। देखो, हेल्पफुल, कंड्यूसिव, बेनिफिशियल, इन सब का मतलब है लाभदायक होना या सहायक होना, यही मतलब है। ठीक है ना। इनके साथ प्रीपोजिशन टू का यूज होता है। किसी चीज में सहायक हो तो, किसी व्यक्ति के लिए सहायक हो तो हम फॉर का यूज कर सकते हैं। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, है, ये हो सकता है। लेकिन किसी चीज में अगर सहायक हो तो हमको हमेशा टू का यूज करना है। तो योर आंसर शुड बी बी। कंड्यूसिव टू का मतलब हेल्थ के लिए सहायक होगा, अच्छा होगा, बेहतर होगा। ठीक है, तो कंड्यूसिव टू, हेल्पफुल टू और बेनिफिशियल टू आप लिख लेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड। देखो, एक ही क्वेश्चन के साथ बहुत सारे प्रीपोजिशन एक साथ याद करने से आपको बहुत सारे प्रीपोजिशन याद रहेंगे। अलग अलग सबको पढ़ोगे, बेनिफिशियल टू एक बार पढ़ लिया, फिर एक बार कहीं पे कंड्यूसिव टू पढ़ लिया, ऐसे करने से याद करने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। हम कोशिश ये करेंगे कि फिक्स प्रीपोजिशन को हम पेयर बना के याद करें, यानी कि एक जैसे प्रीपोजिशन को सबको एक जगह लिखें तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको याद लंबे समय तक रहेगा और बहुत सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। तो इसलिए ये क्लास है, सारा लिखते जाना। आर यू अकस्टम्ड डैश द ह्यूमिडिटी हियर। आंसर करेंगे ऑफ, टू, विथ या इन। कौन सा प्रीपोजिशन होना चाहिए अकस्टम्ड के साथ? तो दोस्तों, अकस्टम्ड का मीनिंग होता है किसी भी चीज के अनुसार अपने आप को ढालना। ठीक है, ये यहां पर एक्चुअली एडजेक्टिव का काम करता है। इस अकस्टम्ड के साथ हमेशा टू का यूज होता है। बहुत सारे रूल एक साथ पढ़ लो। देखो, कुछ हमारे फ्रेजेस होते हैं टू से बने हुए, जैसे लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है किसी चीज का उत्सुकता से इंतजार करना। विथ व्यू टू, एडिक्टेड टू, आप सब जानते हैं एडिक्टेड टू का क्या मतलब होता है। फिर ये हमारा अकस्टम्ड टू हो ही गया। यूज्ड टू, प्रोन टू, गिवन टू, टेकन टू। ये सारे के सारे टू से रिलेटेड फ्रेजेस हैं, याद करना। इन सब के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करते हैं, बल्कि जनरली हम इन सब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी जेरेंड का यूज करते हैं, ध्यान रखना। इन सब के बाद किसका यूज होता है? सामान्यतः हम देखते हैं टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन इन सब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होगी, जेरेंड होगा। यहां से एग्जाम में एरर का क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना। तो आर यू अकस्टम्ड टू द ह्यूमिडिटी हियर, यानी यहां पर जो ह्यूमिडिटी है क्या उसके अनुसार ढल चुके हो, ये पूछना चाह रहा है सेंटेंस। ठीक है, तो ये सारे के सारे टू वाले फ्रेजेस जो हमारे एग्जाम में पूछते हैं, इनको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं।
वेरी गुड। When I went his home, I found him absorbed dash studies. जब मैं उसके घर गया तो मैंने उसको स्टडी में एब्जॉर्ब्ड पाया। कौन सा प्रीपोजिशन यूज होना चाहिए? वेरी गुड। विथ, इनटू, एट या इन। तो यहां पर 3-4 वर्ड एक साथ फिर से याद करेंगे। कैसे? देखो, एनग्रोज्ड, एब्जॉर्ब्ड, सोक, और सॉरी, ठीक है। ये क्या होता है? किसी भी काम में तल्लीन होना। सोक मतलब बहुत ज्यादा भीगा हुआ भी होता है, किसी चीज में भीगा हुआ होना। एब्जॉर्ब्ड इन और एनग्रॉस्ड इन, इनका मतलब क्या होता है? एब्जॉर्ब्ड के साथ में इन आता है, एनग्रॉस्ड के साथ में इन होता है, यानी किसी काम में डूबे हुए होना, किसी काम को करने में बहुत ही ज्यादा पैशनेटली उस काम को करना है ना। इन सब के साथ हम किसका यूज करते हैं? एनग्रॉस्ड के साथ, एब्जॉर्ब्ड के साथ और सोक्ड के साथ इन का यूज करते हैं। अब देखो यहां पर क्वेश्चन और एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनते हैं। अकम्प्लाइज, इंडल्ज। देखो, अकम्प्लाइज होता है पार्टनर इन क्राइम, यानी कि बुरे काम में किसी आदमी का साथ देना, काम करना। इंडल्ज, लिप्त होना। ये दोनों नेगेटिव में यूज होते हैं, नेगेटिव चीज में यूज होते हैं, नेगेटिव काम में यूज होते हैं, बुरे काम में यूज होते हैं। लेकिन इनका मतलब भी होता है किसी का साथ देना, किसी काम में ये काम करना। इनके साथ में भी प्रीपोजिशन हमेशा होता है इन। अकम्प्लाइज इन, इंडल्ज इन, एनग्रोज्ड इन, एब्जॉर्ब्ड इन, सोक्ड इन। तो इन सब के साथ प्रीपोजिशन तो इन होगा। सबका मतलब मैंने क्लियर बता दिया। अगर आपके फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना है, कंप्लाइज और इंडल्ज नेगेटिव होता है, एनग्रोज्ड, एब्जॉर्ब्ड और सोक पॉजिटिव होता है। एनग्रोज्ड इन का क्वेश्चन आपके सीडीएस में एक बार आ चुका है। तो एनग्रोज्ड के साथ कौन होता है? इन होता है। आपका आंसर हो जाएगा डी। ये पूरा का पूरा नोट करते जाओ साथ में, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे आपको। चलिए, वेरी गुड। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है, अभी बढ़ाता हूं मैं आपको। आई एम ग्रेटफुल डैश एवरीथिंग यू हैव डन एंड आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल डैश यू, ग्रेटफुल डैश यू फॉर हेल्पिंग मी विथ मनी। तो आप मुझे बताइए, पहले और दूसरे में कौन सा सुटेबल ऑप्शन आंसर होना चाहिए? टू फॉर, ऑफ टू, फॉर टूवर्ड्स या फॉर टू? जल्दी से, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो भैया, अगर हम पेयर बना के याद करेंगे तो इस ग्रेटफुल के अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स हमको याद हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? देखो, हाँ ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लिखा देता हूं ताकि अच्छे से लिख पाओ। ग्रेटफुल, थैंकफुल, ऑब्लाइज्ड और इनडेटेड। चारों एक दूसरे के सिनोनिम है। ये चारों ही एडजेक्टिव हैं, चारों ही एडजेक्टिव हैं, ठीक है। ग्रेटफुल, थैंकफुल, ऑब्लाइज्ड और इनडेटेड चारों ही एडजेक्टिव है, जिनका मतलब होता है कृतज्ञ होना या किसी का आभारी होना। जब हम किसी को थैंक्स गिवन करते हैं, कोई हम पे बहुत हमारी हेल्प कर देता है, तो हम उसके प्रति क्या थैंकफुल हो जाते हैं, ग्रेटफुल हो जाते हैं, इनडेटेड, ऑब्लाइज्ड हो जाते हैं। तो इन चारों का सेम मीनिंग हो गया। अब सेम मीनिंग है, इनके साथ दो तरीके से प्रीपोजिशन का यूज होगा, ध्यान से समझो। अगर किसी बात के लिए ऑब्लाइज्ड है या किसी बात के लिए आभार हम प्रकट करते हैं तो फॉर का यूज होगा, फॉर एनीथिंग। किसी बात के लिए अगर आप थैंकफुल, ग्रेटफुल, ऑब्लाइज्ड या इंडेटेड हो तो। और अगर किसी पर्सन का यूज हो रहा है, किसी पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं तो टू का यूज होगा। वेरी इजी, दोनों कंफ्यूजन क्लियर कर लो, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना होती है। चारों का सेम मीनिंग। अगर किसी बात के लिए कर रहे हैं तो एनीथिंग के लिए फॉर हो जाएगा, किसी पर्सन के लिए कर रहे हैं तो टू हो जाएगा। जैसे आई एम थैंकफुल, एडजेक्टिव है ये, टू यू फॉर
योर हेल्प। देखो पर्सन की बात हो रही है तो टू आ जाएगा, और अगर हेल्प की बात हो रही है तो फोर आ जाएगा। वेरी इजी है, बहुत आसान से आप इसको कर सकते हैं। पीछे क्वेश्चन में देख लेते हैं। आई एम ग्रेटफुल टू एवरीथिंग। देखो किसी बात पे है, किसी थिंग पे है, किसी चीज के लिए ग्रेटफुल है, तो कौन आना चाहिए? फोर आना चाहिए। यू हैव डन एंड आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल डैश यू। यू क्या है? पर्सन है, तो पर्सन के लिए यहां पर कौन होना चाहिए? टू होना चाहिए। हेंस हमारा आंसर हो जाएगा फोर और टू, यानी कि डी ऑप्शन इज योर आंसर। याद कर लेना, क्वेश्चन पक्का मिलता है। हर एक चीज क्लियर करेंगे, कब फोर आना चाहिए, कब टू आना चाहिए, किन किन के साथ आना चाहिए, एक साथ सीक्वेंस बना के याद करो। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी इंपॉर्टेंट है, सेम टू सेम ही है। Everyone in this world is accountable to God dash his action. Very good. यहां से बात सुनो। आंसरेबल, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिबल, इन तीनों का मतलब होता है जवाबदेह होना या जिम्मेदार होना। किसी बात के लिए जिम्मेदार होना या किसी पर्सन के प्रति जिम्मेदार होना। तीनों का सेम मीनिंग है, तीनों ही एडजेक्टिव है, तीनों के साथ सेम प्रकार से प्रीपोजिशन चलता है, जैसे पीछे हमने देखा था। रेस्पॉन्सिबल, आंसरेबल, अकाउंटेबल, टू या फॉर। ठीक है, टू कब आता है? जब हम पर्सन की बात करते हैं। फॉर कब आता है? जब हम किसी बात के लिए अकाउंटेबल होते हैं। जैसे कि तुम्हारे नुकसान के लिए मैं तुम्हारे प्रति जिम्मेदार हूं, ऐसा किसी ने कहा है, तो हम कैसे लिखेंगे उस सेंटेंस को इंग्लिश में? आई एम रेस्पॉन्सिबल टू यू फॉर योर लॉस। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस चलता है। एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज अकाउंटेबल टू गॉड। जब आप पर्सन की बात करेंगे, ध्यान रखना, सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसलिए गॉड को पर्सन ही मानेंगे। ठीक है, चलो, तो पर्सन की बात कर रहे हैं, टू का यूज हो जाएगा। एक्शन की बात कर रहे हैं, फॉर का यूज हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा फॉर, बी। तीनों को एक साथ याद करो और कंफ्यूजन दूर करो। ठीक है, फॉर कब आता है, टू कब आता है। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड, आंसर करेंगे भैया। शी वॉज रिमार्केबली अकम्प्लिश्ड डैश सिंगिंग एंड डांसिंग। गुड क्वेश्चन। इसके बहुत सारे सिनोनिम भी एग्जाम में होते हैं। इन होगा, एट होगा, फॉर होगा या ऑफ होगा। ध्यान से सुनो। पहले तो अकम्प्लिश्ड का मीनिंग क्या होता है? अकम्प्लिश्ड का मतलब होता है किसी चीज में एफिशिएंट होना, प्रोफिशिएंट, एड्रॉइट, डेक्स्ट्रस, ये यानी किसी बात में निपुण होना। ठीक है, किसी काम में बहुत अच्छा होना। तो अकम्प्लिश्ड का मतलब होता है एक स्थायी, एक बहुत ही निपुण, दक्ष कलाकार। ठीक है, दक्ष सिंगर और डांसर है। ठीक है, सिंगिंग एंड डांसिंग। याद रखो अकम्प्लिश्ड के सिनोनिम। सबसे पहले अकम्प्लिश्ड का मतलब एफिशिएंट हो सकता है। एफिशिएंट का मतलब भी कुशल होता है। प्रोफिशिएंट हो सकता है। ठीक है, डेक्स्ट्रस का मतलब हो सकता है, डेक्स्ट्रस हो सकता है। ठीक, इसके अलावा एड्रॉइड हो सकता है। ठीक है, या फिर हो सकता है हमारा अडेप्ट, ADEPT। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत आता है। अडॉप्ट, अडेप्ट, ADAPT वाला अडेप्ट। तो ये सारे के सारे याद रखना। अडेप्ट, ADEPT, इन सब का मतलब होता है किसी काम में अच्छा होना, दक्ष होना, कुशल होना, कुशल होना। इन सब के साथ हमेशा प्रीपोजिशन इन का यूज होगा। कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा दोस्तों? इन का यूज होगा। इन। प्रोफिशिएंट इन डूइंग समथिंग, एफिशिएंट इन डूइंग समथिंग, है ना, इन डूइंग समथिंग, कोई काम करने में अच्छा। गॉट इट? एक और बात है, यहां से हमारे पास में एक प्रीपोजिशन, एक वर्ड और एडजेक्टिव बन सकता है, गुड। गुड का मतलब भी होता है किसी काम में अच्छा होना, लेकिन गुड के साथ इन नहीं होगा, गुड के साथ हमेशा एट होगा। इस बात को याद रख लेना। किसी सब्जेक्ट में अच्छा होते हैं, ही इज गुड इन इंग्लिश, बोलने में बड़ा अच्छा लग रहा है, इंग्लिश में अच्छा है, गुड इन इंग्लिश। याद रखना, गुड इन गलत होगा, गुड एट होना चाहिए। ठीक है,
तो गुड एट होता है, गुड एट बैड एट, लेकिन एफिशिएंट प्रोफिशिएंट डेक्स्ट्रस इन सब के साथ में कौन हो जाएगा, इन हो जाएगा। ए इज योर आंसर। सारी बातें कंफ्यूजन पूरा दूर कर लेना, इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। सारे प्रीपोजिशन करवा दूंगा स्टेप बाय स्टेप, लेकिन अच्छा क्या होगा, सीक्वेंस में याद रखो ताकि मैं जो याद करा रहा हूं वो याद रह सके। ठीक है, ठीक है। गुड एट लिखेंगे हम, अकम्प्लिश्ड इन लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट। Fate smiled dash him in all his ventures। आंसर करेंगे, कंफ्यूज हो सकते हैं यहां पे, इसलिए ध्यान से करेंगे। अबाव, बिलो, ऑन या एट, कौन सा प्रीपोजिशन आना चाहिए स्माइल के साथ? देखो दोस्तों, बिल्कुल आपके आंसर में जानता हूं ज्यादातर एट की तरफ जाएंगे, क्योंकि लाफ एट, स्माइल एट, लाफ एट किसी की तरफ देखकर या किसी पर हंसना, स्माइल एट किसी को देखकर मुस्कुराना या किसी पर मुस्कुराना, चकल एट, स्मर्क एट, स्कॉफ एट, है ना। चलो, ये सारे किसी ना किसी तरह की हंसी है। चकल एट का मतलब होता है मुंह दबा के या रोक के जब हम हंसी को दबाते हैं उसको कहते हैं। स्मर्क एट, स्कॉर्फ एट का मतलब होता है किसी पर हंसी उड़ाना, है ना, किसी का मजाक बनाना। तो ये सारे जितने भी हंसने के जितने भी टाइप है, हम सब देख रहे हैं कि इनके साथ प्रीपोजिशन एट का यूज हो रहा है। बिल्कुल, लुक के साथ हमेशा एट का यूज होगा, स्माइल एट, चकल एट, ठीक है, स्मर्क एट, स्कॉफ एट, सबके साथ एट का यूज होता है। लेकिन इस सेंटेंस में एट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ध्यान से सुनो एक बात। स्माइल एट का मतलब होता है मेहरबान होना। यहां हंसने से मतलब नहीं है, यहां पर मतलब है मेहरबान होना। अब देखो सेंटेंस क्या कह रहा है, फेट यानी कि भाग्य, स्माइल, सॉरी एट नहीं, इन है, ऑन है, स्माइल ऑन, ठीक है। स्माइल ऑन का मतलब होता है मेहरबान होना, मैंने गलती से स्माइल एट लिख दिया था। तो फेट यानी भाग्य, स्माइल एट हिम इन ऑल हिज वेंचर्स, यानी उसके जितने भी काम हैं उस पे भाग्य उस पर मुस्कुराता है या मेहरबान होता है। क्या मीनिंग है यहाँ पर, भाग्य उसकी हेल्प करता है या उसको देखकर मुस्कुराता है? तो हम सब जानते हैं कि यहाँ पर मीनिंग मेहरबान होने का आ रहा है, तो स्माइल ऑन होना चाहिए, इसलिए आर आंसर शुड बी सी। ध्यान से पढ़ना, कंफ्यूज नहीं होना है। स्माइल एट का मतलब जनरली जो हम लोग मुस्कुराते हैं कभी किसी को देखकर, उसको स्माइल एट कहते हैं। स्माइल ऑन का मतलब होता है मेहरबान होना, हेल्पफुल होना किसी के लिए, इन सब के लिए स्माइल के साथ किसका यूज हो जाएगा, ऑन का यूज हो जाएगा। भाग्य किसी को देखकर मुस्कुरा नहीं सकता है, मेहरबान होता है, तो इसलिए सी आंसर होना चाहिए। कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल पूरी तरीके से ये लिखना ताकि एग्जाम में भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। बहुत कम है अगर इनको सीक्वेंस में पढ़ोगे, बहुत ज्यादा है अगर आप इनको बिना सीक्वेंस पढ़ोगे। चलिए ये एक फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर बी होना चाहिए, ठीक है। चलो, क्योंकि रन आउट ऑफ का मतलब होता है कमी होना, तो हम कह रहे हैं वी हैव रन आउट ऑफ शुगर, रन आउट ऑफ, है ना। या इसके लिए हम लिख सकते हैं रन शॉर्ट ऑफ, रन शॉर्ट ऑफ, रन आउट ऑफ, इसका मतलब होता है किसी चीज की कमी होना। फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, हमारा आंसर हो गया बी। वेरी गुड। शी इंसिस्ट्स डैश ईटिंग फ्रेश फ्रूट एवरी डे। इंसिस्ट का मतलब होता है किसी पर प्रभाव डालकर कोई बात कहना, तो यहां पर सिंपल सी बात है, इंसिस्ट के साथ इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन का यूज होता है। प्रीपोजिशन कौन होगा, इंसिस्ट ऑन। लेकिन अगर बाद में हमारे पास में कोई नाउन या जेरेंड है, तो कोई नाउन या जेरेंड है तो, यानी इस ऑन के बाद V1 प्लस ING लिखा है या फिर कोई नाउन लिखा है, तब हम इंसिस्ट के साथ ऑन का यूज करते हैं। ध्यान रखना, अगर कोई कंजंक्शन है या पूरा का पूरा सेंटेंस है तब कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। जैसे अगर मैंने सेंटेंस लिखा शी insisted that I
शुड वॉच दिस मूवी। उसने इंसिस्ट किया कि मुझे ये मूवी देखनी चाहिए। बिल्कुल, यहां पर ऑन बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि यहां पर दैट क्लॉज स्टार्ट हो रहा है, बाद में कोई नाउन या जेरेंड नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है। दैट कंजंक्शन आ रहा है उसके लिए हमारे पास में, दैट यहां पर कंजंक्शन बन रहा है। ऐसे में ऑन का यूज करना बिल्कुल गलत हो जाएगा, एग्जाम में प्रश्न आ जाता है, इसलिए मैं ये आपको यहां पर पूरा क्लियर कर देता हूं। तो यहां पर हम देख सकते हैं ईटिंग लिखा है, जेरेंड V1 प्लस ING, और ऐसे में इंसिस्ट के साथ कौन यूज होता है, ऑन यूज होता है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। वेरी गुड, नेक्स्ट देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट में आपको कुछ ऐसे पेयर्स करवा देता हूं। हाँ, तो नेक्स्ट में हम कुछ ऐसे पेयर्स कर लेते हैं जो कि हमारे लिए एग्जाम में यहां पे कंफ्यूजन का मुद्दा हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो जो हमको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं उसके लिए बात कर सकते हैं। देखो, एंग्री के साथ कौन से प्रीपोजिशन यूज हो सकते हैं? एंग्री और एनरेज दोनों का मतलब होता है गुस्सा करना। एंग्री का मतलब भी होता है किसी पर गुस्सा, और एनरेज का मतलब भी गुस्सा होता है। ठीक है, जनरली एडजेक्टिव के रूप में यूज होते हैं ये। अब इस एंग्री और एनरेज के साथ याद रखना, सेम टू सेम तरीके से दो प्रीपोजिशन का यूज हो सकता है। या तो हम विथ का यूज कर सकते हैं या एट का यूज कर सकते हैं। विथ कब करेंगे? जब किसी पर्सन पर गुस्सा हो। आई एम एंग्री विथ सुरेश, आई एम एंग्री विथ माई कोच, वट एवर। हालांकि होना नहीं चाहिए कोच पे एंग्री, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के लिए। एंग्री एट, किसी बात पर गुस्सा हो तो, किसी बात पे, उसके गलत डिसीजन पर मैं गुस्सा हूं तो आई एम एंग्री एट हिज बैड डिसीजन, और आई एम एंग्री एट हिज बिहेवियर। किसी के बिहेवियर पे या किसी बात पर गुस्सा होने के लिए एट का यूज होता है। पर्सन लिखा हो तो विथ का यूज होगा। सेम टू सेम एनरेज के साथ भी चलता है, तो यहां पे भी कंफ्यूजन अगर कभी हो तो उसको दूर कर लेना। नेक्स्ट, सेम टू सेम अनॉयड, सेम मीनिंग होता है गुस्सा होना, और प्रीपोजिशन भी सेम चलेगा। किसी बात पर गुस्सा हो तो एट का यूज कर लेना। अनॉयड हो, नाराज हो, है ना, इरिटेटेड हो, किसी व्यक्ति पर हो तो विथ का यूज होता है। सेम टू सेम है, फटाफट से याद करेंगे। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि यहां पर से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। देखो, अगर मान लो अराइव का मतलब होता है कहीं पर पहुंचना, पर किसी देश में अगर पहुंचे हो तो भैया अराइव के साथ इन का यूज हो जाएगा। ठीक है, अराइव एट हम लिखते हैं किसी छोटी मोटी जगह, किसी छोटे शहर में पहुंचे। किसी डिसीजन पर पहुंचने के लिए भी अराइव एट का यूज होता है। कंक्लूजन यानी किसी निष्कर्ष पर, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, आई हैव अराइव्ड एट दिस कंक्लूजन, तब भी एट का यूज होगा, इन का यूज नहीं होगा। लेकिन अगर किसी कंट्री में आपने प्रवेश किया, किसी कंट्री के अंदर आप अराइव हुए हैं, तो उस केस में इन का यूज हो जाता है। अराइव इन अमेरिका, यूएसए, व्हाटएवर। ये क्वेश्चन एग्जाम में मेरे को देखने को दिखा, इसलिए मैंने यहां पर आपको ये कंफ्यूजन क्लियर कर दिया। ठीक है, आगे इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अम्यूज एट, अम्यूज जनरली होता है मनोरंजन, खुशी के लिए, तो अम्यूज एट किसी का मजाक उड़ाना। और अम्यूज विथ कब लिखते हैं? जब किसी पर्सन से आप खुश हो, उससे मनोरंजित हो, तो आप लिखते हैं अम्यूज विथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 15 बजे स्टार लगा लो इसके, बहुत सारे स्टार लगा लो, क्योंकि यहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। डाई के साथ, डाई का मतलब वर्ब है, डेथ हो जाना, इसके साथ बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं। देखो, बेसिक सबसे पहले डाई ऑफ, हिंदी में कुछ भी मतलब निकले उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिक्स प्रीपोजिशन है। अगर किसी बीमारी से डेथ हो जाए तो डाई ऑफ लिखना है। सम डिजीज, डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ व्हाटएवर, जिस भी बीमारी से अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसके लिए लिखना डाई ऑफ। इतनी बात क्लियर है? डाई फ्रॉम अ थिंग, डाई इन हार्नेस, ये एक इडियम है। डाई इन हार्नेस ये इडियम है। इसका मतलब होता है, ये डायरेक्ट इडियम भी पूछ सकते हैं। डाई इन हार्नेस इसका मतलब होता है डाई वाइल वर्किंग, यानी काम करते हुए। डाई वाइल वर्किंग, ठीक है, काम करते हुए कार्यस्थल पर, मतलब कोई आदमी अगर ऑफिस जाता है, ऑफिस में उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको डाई इन हार्नेस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही कोई काम करते हुए भी डेथ हो जाए तो उसके लिए ईडियम है डाई इन हार्नेस। अब डाई फॉर अ कॉज, यानी किसी कारण के लिए, देश के लिए जान गंवाई, तो डाइड फॉर किसी कॉज के लिए। मान लो कोई आंदोलन कर रहे थे,
किसी अच्छे काम के लिए अगर उसने अपनी जान गंवाई है तो डाई फॉर अ कॉज होता है, किसी कारण के लिए अपनी जान दे देना डाई फॉर, डाई फ्रॉम अ थिंग, जनरली नेचुरल डिजास्टर से जब डेथ हो जाती है तो जैसे डाई फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक से किसी की डेथ हो जाए तो उसके लिए डाई फ्रॉम लिखते हैं। तो डेफिनेट याद कर लेना, बीमारी के लिए डाई ऑफ होगा, किसी कारण के लिए डेथ हो जाए तो डाई ऑफ हो जाएगा। जनरली एक्सीडेंट में मौत हो जाने के लिए डाई इन का यूज करते हैं, डाई इन का यूज करते हैं एक्सीडेंट के लिए, ठीक है। डाई इन का यूज किसके लिए करते हैं, एक्सीडेंट, किल्ड इन, डाइड इन, एक्सीडेंट हो जाता है। फ्रॉम, किसी नेचुरल चीज से किसी अचानक मृत्यु हो जाए तो डाई फ्रॉम का यूज करेंगे। डाई इन हार्नेस का मतलब हो जाता है, एक इडियम है, कोई कॉज वॉज नहीं होता ना कोई कारण बताते हैं, इसमें कहते हैं कि वाइल वर्किंग, कार्य करते हुए किसी की डेथ हो गई। तो डाई से ये 5 प्रीपोजिशन कोई भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, कंफ्यूज कभी भी नहीं होना है दोस्तों। अगर आप इन चीजों को सीक्वेंस वाइज ऐसे याद करोगे तो आपके प्रीपोजिशन के सीडीएस में 7-8 क्वेश्चन कम से कम आ सकते हैं। एरर में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, क्लॉज टेस्ट में आ सकता है, और अगर पिछली बार वाला रिपीट हुआ तो 5 क्वेश्चन तो सीधे सीधे वो अलग से एक पार्ट आएगा, प्रीपोजिशन एंड डिटरमिनर उसके अंदर आएगा। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा, 4-5 क्लास अगर आप लेंगे मेरी रेगुलर, जिसमें मैं सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा, तो सारे प्रीपोजिशन कवर भी हो जाएंगे। लेकिन याद रखना, ये कंफ्यूजन जहां पे होता है ना, वहां पे ज्यादा क्वेश्चन गलत होता है और वहां से ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में उठता है, ठीक है। बेसिक तो प्रीपोजिशन हम पढ़े लेंगे, इन द रूम कब होता है, इनटू द रूम कब होता है, इन द मॉर्निंग, एट मॉर्निंग, ये सब बेसिक है, ये बाद में पढ़ देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। डाई इन, सॉरी, डील इन और डील विथ, ठीक है। डील इन कब लिखते हैं, देखो डील का मतलब कुछ भी हो, डील इन और डील विथ के मतलब अलग अलग तरीके से निकलेंगे। किसी चीज में व्यापार आप करते हैं, मान लो वो व्यक्ति कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बेचता है, तो उसका व्यापार बताने के लिए हम लिखेंगे डील इन। ही डील्स इन स्टेशनरी, इसका मतलब हुआ वो स्टेशनरी का व्यापार करता है, उनके खरीद बेच करता है, ठीक है। डील विथ अ पर्सन, याद रखना, डील विथ अ पर्सन ये नेगेटिव सेंस में होता है, किसी के साथ, मैं इसके साथ कैसे डील करूं, हाउ कैन आई डील विथ। इसके लिए एक और फ्रेजल वर्ब होती है कोप विथ, कोप विथ, ठीक है। कोप विथ और डील विथ का मतलब होता है किसी के साथ कैसे हार्मनी में रहते हुए, किसी के साथ कैसे उसको टॉलरेट करना है, उसके साथ काम करना है। तो जनरली एक पर्सन के लिए होता है कोप विथ और डील विथ, सामंजस्य किसी के साथ, पर्सन के साथ बिठाना। और डील इन अ बिजनेस, डील इन अ बिजनेस, किसी बिजनेस में, किसी चीज में व्यापार करते हो तो उसके लिए डील के साथ इन का यूज होता है। तो यहां पे डील इन और डील विथ दोनों को क्लियर कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट सेशन में आपको और भी चीजें पढ़ा दूंगा, जैसे जितने भी और कंफ्यूजन हमारे दिमाग में हो सकते हैं, डिफर के साथ कौन सा प्रीपोजिशन कैसे यूज होना चाहिए, क्या मीनिंग होगा, डिस्गस्ट, क्वेरल ओवर, क्वेरल विथ, थैंकफुल टू, ऑब्लाइज्ड टू, ये मैंने लिखवा दिया था, आप लोग इनको एक बार फिर से देख लो, ठीक है। इनके क्वेश्चंस भी यहां पर है। अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिबल, लाइबल, आंसरेबल, टू कब होता है, फॉर कब होता है, ये मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। ये एब्सेंट फ्रॉम वाले सारे प्रीपोजिशन हम बाद में देख लेंगे, अमेज्ड, वेक्स्ड, एस्टोनिश्ड, ये सारे नेक्स्ट सेशन में लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम बाद में ले लेंगे। तो ये आज की जितनी भी चीजें हैं सब याद रखना, ऐसे 4-5 सेशन में फिक्स प्रीपोजिशन को कंप्लीट कर देंगे, कंफ्यूजन कोई नहीं रहने देंगे, आप लोगों को याद रखना, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है, यूट्यूब पे कमेंट करके हमको बता देना क्या पढ़ना चाहते हैं आगे, सेशन को लाइक जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको सारे सेशंस के नोटिफिकेशंस मिलने लग जाएं दोस्तों। सो दिस इज ऑल व्हाट वी हैव फ्रॉम दिस सेशन। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।